नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा और जुबली पोस्ट के इस खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। बीते कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस तेजी से बढ़ रही हैं और ये कीमतें हमें लगातार बहुत सारी समस्याएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और पहली बार ऐसा हुआ हमारे सामने कि पेट्रोल की कीमत डीजल से कम हो गई है, यानी कि डीजल की कीमत आज की तारीख में दिल्ली में ज्यादा है। और जबकि हम मानते हैं कि डीजल एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कमोडिटी है जिसका महंगाई पे सीधा असर है। ना सिर्फ महंगाई, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई चीजों की बात कर रहा हूं मैं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन की बात कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा जो डीजल की सब्सिडी जिस वक्त होती थी, उस वक्त ये बात कही जाती थी कि किसानों के लिए डीजल बहुत जरूरी चीज है। उनके पंप डीजल से चलते हैं, उनके ट्रैक्टर डीजल से चलते हैं, ढेर सारी ऐसी जरूरतें हैं किसान की जो डीजल से जुड़ी हुई हैं। आम आदमी के ऊपर पड़ना है, वो उसके सार्वजनिक परिवहन के ऊपर पड़ना है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर पड़ना है। इसलिए आज ये बहुत जरूरी है कि हम चर्चा करें इस बात की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। इस पूरी बहस में मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, और धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी हैं धर्मेंद्र। और अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जुड़ेंगे। शाही जी, पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। ज्यादा दिन नहीं हुए, तकरीबन 7 साल पहले की बात है। कुछ घटनाओं की याद दिलाऊंगा मैं आपको। 7 साल 8 साल पहले जब आप विपक्ष में थे केंद्र की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी, तो कुछ वाकये हुए थे, मैं उनकी याद आपको दिलाना चाहता हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ रहे थे उस वक्त जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल जो था 70, 80, 100 रुपए पर बैरल हो रहा था। उस वक्त मनमोहन सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा मोर्चा खोला था। खुद आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, राजनाथ सिंह जी ने ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, और स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने ढेर सारे ऐसे प्रोटेस्ट किए और भाषण दिए। हम उसको भी आपको सुना सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हो रहे हैं। तो एक तो स्थिति वो थी, जनता ने विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हमारे। लेकिन अब जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत नीचे जा चुकी है, एक दिन तो ऐसा आया था जब खाली माइनस में ट्रेडिंग हो रही थी कि भाई पेट्रोल ये ले जाओ, तेल ले जाओ, पैसे वैसे ना देना। ऐसे में बीते कुछ दिनों से भारत में इतनी महंगाई पेट्रोल और डीजल के मामले में, और खासतौर से डीजल की बात मैं करूंगा जिससे आम आदमी का सीधा जुड़ाव है, वो क्यों इतनी महंगी हो रही है, इसके बारे में अब आपका तर्क क्या है? उत्कर्ष जी, बहुत बढ़िया सवाल है कि 7 साल पहले हमारा नारा हुआ करता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार और जनता ने भरोसा किया। आज उस भरोसे को हमने तोड़ा नहीं है उत्कर्ष जी। आज के समय में एक कोरोना नामक बीमारी, जो वैश्विक बीमारी है, वो सबके सामने आई, और आने के साथ ही पूरे विश्व में सारे देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई, जिसमें एक भारत भी अछूता नहीं रहा। आजकल कोरोना किस तरीके से 3 महीने हम लोगों ने लॉकडाउन झेला, और अभी भी अनलॉक 1 के फेज में चल रहे हैं हम लोग। लॉकडाउन अभी पूरी तरीके से हटा नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सरकार ने भारत के 130 करोड़ नागरिकों को पूरा अपना एक परिवार मानते हुए बहुत सी योजनाएं, बहुत सी चीजें, उनका 3 महीने तक पूरा देखभाल किया, देख रेख किया। मैं ये पूरी नहीं दे रहा हूं, लेकिन इन सब एक समसामयिक चीज से आपको मैं आप अवगत भी हैं
लेकिन उसको मैं अपने माध्यम से अवगत करा रहा हूं आपको कि उसमें हम लोगों ने, सरकार ने जो काम किया 130 करोड़ भारतीयों के साथ, उनको खाना देना, उनको शेल्टर होम, हम एक मतलब जो है टेस्ट लैब नहीं था हमारे पास, सारी चीजों में सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से अचानक भर भरा के मार्च में, देखिए मार्च में सारी पूरा सिस्टम ही लग गया कोरोना को लेकर। कहीं कोई विकास काम नहीं हुआ, कहीं से कोई, एक उदाहरण देता हूं मैं, पिछले साल अप्रैल के महीने में 47,000 करोड़ रुपए की जीएसटी आई थी और डायरेक्ट टैक्स के रूप में आया था। इस साल अप्रैल में मात्र 6,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने छोटा सा दिया कि ये मेरा ओपनिंग कमेंट है कि इसमें 6,000 करोड़ और 47,000 करोड़ में आप देखिए कितना फर्क है। सरकार भी एक परिवार के मुखिया की तरह है जो पूरे देश को चला रही है, उसको भी चलाने के लिए कुछ टैक्स और कुछ जो है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डीजल, पेट्रोल, ये सभी एक आधार है। तो सरकार ने एक बार पहले 3 रुपए का जो है मार्च में, वो मई में बढ़ाया अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद आज धीरे धीरे, अब चूंकि कंपनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण रहा नहीं, तो कंपनी उस समय डायरेक्टली जो है एकदम कोई चीज हम लोग देख नहीं पा रहे थे कि सरकार का उसमें वो है। अब सरकार के अधीन नहीं है, कंपनियां करती हैं, तो कंपनियां ऊपर नीचे कर रही हैं। 3 रुपए के हिसाब से कंपनियों को तेल महंगा हुआ था, उसमें जनता के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ा था, कोई प्रेशर नहीं पड़ा जनता का। तो इसलिए उत्कर्ष जी मैं यही कहना चाहूंगा कि समसामयिक विषय में और भी चीजें हैं हमारे पास जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको। तो आप कहेंगे कि नहीं, ये डीजल पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है वो बहुत जनता के लिए कष्टकारी है, लेकिन आप उसको बहुत अनुचित नहीं कहेंगे। मैंने आप शायद जी दो बातें जी। आपकी ये आपका पक्ष सुना मैंने। देखिए, एक तो ये है कि आपने कहा कि साहब पैसा नहीं है सरकार के पास तो पैसा इकट्ठा कर रही है, तो 51 रुपए का टैक्स जो है 1 लीटर डीजल के ऊपर आज की तारीख में है। डीजल की कीमत अगर मान लीजिए आज भारतीय बाजार में मान लीजिए कि 100 रुपए है, तो उसमें जो है 70 रुपए है, तो उसमें 51 रुपए तो आप ले रहे हैं टैक्स के। और आप कह रहे हैं कि साहब कोरोना आ गया था इसलिए हमको ये संकट हुआ। एक दर्शक ने सुनिए, एक दर्शक का सवाल सुन लीजिए और अभी हम लोग लंबी बहस है इसमें आगे चलेंगे जी। शवाब विजेता आपसे पूछ रहे हैं, फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त काफी लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने सवाल लगातार कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि शाही जी कोरोना से पहले पेट्रोल सस्ता था क्या? ये याद दिलाने की बात है, ये याद दिलाने की बात है कि सरकार, कोरोना तो आया, चलिए एक बार आप ग्रांटेड ले लीजिए, लेकिन उसके पहले भी जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी और तब जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत कम हो रही थी, तो ये जो कंट्राडिक्शन है, देखिए इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़ रही है पेट्रोल की कीमत तो किसी को कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सबको पता है कि भाई दाम बढ़ा है, लेकिन दाम इतना घट गया, उसके बाद आपका मार्जिन इतना बढ़ गया, बावजूद उसके इन पेट्रोल कंपनियों ने, डीजल कंपनियों ने जनता को रियायत नहीं दी। आपने एक बात और कही, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कि मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, आपने कहा कि साहब कोरोना में वैश्विक महामारी है और सारे लोग जो हैं लॉकडाउन में हैं, सबके काम कारोबार बंद है। अब जब अनलॉक 1 और अनलॉक 2 की बात हो गई, लोग अपने कारोबार में जाना चाहते हैं, लोग जब जाना चाहते हैं उनके पास भी 3 महीने पैसे नहीं रहे, अब उनके जेब पर इतना बड़ा बोझ, इसके ऊपर आप अपने विचार रखिएगा। मैं धर्मेंद्र से बात करना चाहता हूं, धर्मेंद्र मलिक, ये बताइए कि ये जो पेट्रोल तो छोड़ दीजिए, आप डीजल की बात करिए, किसान इस पूरे कोरोना काल में किसान ने अपना काम किया, देश की जनता को जो है अपने आप को बर्दाश्त करते हुए देश की जनता को ना अनाज की कमी होने दी और ना ही फलों की कमी होने दी। ये जो डीजल बढ़ा है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सरकार अब ये कह के पल्ला झाड़ लेगी कि भाई ये कंपनियों का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो अब किसानों की बात कौन करेगा? नहीं, देखिए उत्कर्ष जी, विषय ये नहीं है। मैं अश्विनी जी की बात से सहमत हूं कि 2014 में इनका जो नारा हुआ करता था वो सबको याद है, आपने उसकी याद दिलाई।
देखिए, पेट्रोल और डीजल के बारे में अगर बात करनी होगी तो हमें 2014 से ही शुरू करना होगा, क्योंकि इसके लिए थोड़े समय की भी आवश्यकता है। हाँ, हाँ, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों का सवाल है उस पर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैं जी, सबसे पहले बताऊं कि इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे जो हमारे स्ट्रक्चर थे सरकार के, चाहे उसमें तेल कंपनियां हो या दूसरी नवरत्न कंपनियां हो, जो सार्वजनिक निगम हमारे थे, उसमें भी सरकार जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का काम कर रही है। मतलब भारत सरकार को अगर मैं ये कहूं कि भारत सरकार एक कंपनी की तरह काम कर रही है। जनता का सवाल ये है कि जनता सरकार बनाती है वेलफेयर के लिए, और अगर सरकार जो है खरीद और बेच का काम करने लगे, लाभ और मुनाफा देखने लगे, तो तब फिर सरकार ना रह गई, कॉरपोरेट कंपनी क्या उसका एक रवैया हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि कोविड-19 के बाद जनता से भारी भरकम टैक्स लगा के और उनकी जेब से रकम निकालना, ये एक बड़ा ही मतलब आश्चर्यजनक विषय है। मैं अश्वनी जी से सहमत हूं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें अप और डाउन हैं, लेकिन मैं इस बात से कदापि सहमत नहीं हूं कि अगर केवल आप जो है खाली कंपनियों के भरोसे छोड़ दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने पहले तो कोविड से पहले तो इस नाम पे लूटा कि हम देखिए जो ज्यादा पैसा आ रहा है हम देश में सड़कें बना रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम कोरोना के लिए कर रहे हैं। मतलब 28 से 28.5, या मैं कहूं कि आज जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है 100, आप समझो समथिंग $42 के आसपास एक बैरल का रेट है। एक बैरल में 159 लीटर आपको मिलता है कच्चा तेल, और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं आज के रेट से डॉलर के, तो 3183 रुपए के समथिंग वो है। 3189 को अगर आप डिवाइड करो 159 से, तो 20.2 के आसपास का कच्चे तेल की कीमतें हैं। तो उस के बाद आप आगे बढ़िए, उस पे जो रिफाइनरी का रिफाइन करने का जो चार्ज है या ओएमजी कमीशन है, वो 5 रुपए 36 पैसे के आसपास है, और 3 रुपए 50 पैसे के आसपास जो है पेट्रोल पंप वाले का कमीशन है। तो ये 28 28.5 बैठता है। ठीक है, आप डबल कर लो, लेकिन आपने 51 रुपए जो टैक्स लगा दिया, ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि इस देश की व्यवस्था डीजल पेट्रोल पर नहीं चलती। और बहुत सारे सिस्टम हैं। और उत्कर्ष जी, आपने बहुत सही बात कही। आज जब घर से निकलने को तैयार हैं, कोरोना काल है, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी भी सामर्थ्यवान है वो सार्वजनिक परिवहन में सफर करना पसंद नहीं कर रहा है, उसकी मजबूरी है। उसको मोटरसाइकिल से निकलना हो या किसी की कार लेके जाना हो या रेंट पे लेके जाना हो, तो इससे होगा क्या कि जो सार्वजनिक परिवहन है वो भी बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। घर तक जो हमारी चीजें पहुंचती है, एक बड़ा दुखद विषय ये है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो परिवहन के रेट बढ़ते हैं, लेकिन जब कीमतें घटती हैं तो कोई भी सरकार उसको किराए को कंट्रोल नहीं करती। ना कोई देश में ऐसा एक्ट है कि उसको कंट्रोल किया जाए। तो मेरा तो यही कहना था कि देखिए, जो डीजल पेट्रोल के रेट हैं वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहे हैं। और इसका जो मैं डीजल की बात विशेष रूप से करूंगा, किसान की हम काम करते हैं, किसान की बात करते हैं। ये खरीफ की फसलों की बुआई का समय है। इस समय होगा क्या कि जो खरीफ, मतलब आप 75% छोटे किसान हैं, सब पे अपने ट्रैक्टर नहीं है, तो डीजल पे अगर 10 रुपए बढ़ते हैं तो किराया 50 रुपए बढ़ जाता है 1 बीघे की जुताई का। तो होगा क्या कि किसान पे इसकी सीधी सीधी मार पड़ेगी। और कोविड-19 की मैं बात करूं तो हमें तो 1 रुपए की भी मदद नहीं मिली सरकार से। बस अगस्त तक जो है आप क्रेडिट कार्ड जमा नहीं करोगे आपको छूट दे दी गई, कोई ब्याज की छूट नहीं। किसान सम्मान निधि का क्या हाल है वो आपको पता है। मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो पहली किस्त में 1,50,000 लोगों को पैसा मिला, दूसरी किस्त में फिर जो है 1.25 लाख लोगों को मिला, तीसरी किस्त में 1 लाख से नीचे आ गई, और मैं फाइनल कोविड के बाद की बात करूं तो केवल 55,000 लोगों को पैसा मिला। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कोरोना काल में किसान ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ करने के बावजूद हर जान की परवाह किए बिना, एक तो सैनिक लड़ते हैं, किसान भी खेत में लड़ रहा था, वो कोविड से नहीं घबरा रहा था, वो देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगा हुआ था, सप्लाई चेन ना टूटे उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति में नकदी की कमी आज किसान के पास सबसे ज्यादा है। फल, सब्जी और फूल, 3 तरह का किसान पूर्णतः बर्बाद हुआ है, और कोई डायरेक्ट सपोर्ट सरकार से नहीं मिली है। सरकार किसी की भी हो, हम देश के नागरिक हैं, हर सेक्टर को आशा रहती है। इतना भारी भरकम पैकेज मिला है, उसमें सिवा लोन के और कोई व्यवस्था किसान के लिए नहीं थी। बात है। एक एक सवाल आ रहा है हमारे दर्शक चौधरी अंकित सिंह का
जी वो कह रहे हैं कि नमस्कार आदरणीय धर्मेंद्र मलिक जी, सरकार तेलों के दामों में मनमर्जी से वृद्धि कर रही है, लेकिन किसान नेता इसको क्यों चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं। एक, डीजल के बढ़े दामों से किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, ऐसे में किसान आत्महत्या ही करेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार या किसान नेता। और आप दोनों लोग जो इस बहस में शामिल हैं, एक अश्विनी शाही सरकार के पक्ष में है की बात कर रहे हैं, और धर्मेंद्र मलिक आप किसान नेतृत्व की बात कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब पहले अश्विनी शाही से और उसके बाद धर्मेंद्र मलिक से। देखिए, किसान का जो आत्महत्या करना होता है बड़ा ही दुखद होता है, और इसको चाहे किसी की सरकार हो, या मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, या आप पत्रकार हैं, या धर्मेंद्र जी किसान नेता हैं, ये किसी के लिए सुखद नहीं होता है। लेकिन समय आज के डीजल और पेट्रोल का दाम और किसान की आत्महत्या कई कारणों से होती है। कहीं वो कर्ज के नीचे दबा हुआ है, कहीं वो खेती नहीं कर पा रहा है, बहुत सी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही खराब चीज है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैं बहुत कहूंगा कि शानदार बात कर रहे हैं आप, जनता को मारो। अब इसका इस भावना को क्या कहेंगे आप? देखिए, भावनाएं ये देखिए, जनता लोकतंत्र है, जनता स्वच्छंद है, और हिंदुस्तान में लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। यहाँ तो प्रधानमंत्री जो तत्कालीन है, इनको गालियां पड़ रही हैं, तो रोज उसके उसके ऊपर कुछ नहीं करता है। मैं बात, आपने जो सवाल, लोग गालियां का सवाल नहीं है, ये सवाल मुझे लोगों का है, उस दर्द है, हाँ, उस दर्द को नहीं, मैं उस दर्द को का मरहम लगाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। जैसे कि हमारे भाई धर्मेंद्र जी ने कहा कि किसान सम्मान निधि का क्या हाल है, मैं तो जहां भी मेरे जानने वाले लोग हैं, मैं एक दिन बैठा था, मेरे एक मित्र हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने फोन करके कहा भाई, वो जबकि हमारे इस भारतीय जनता पार्टी को वोट उन्होंने आज तक नहीं दिया है, आज तक, उनका मैं वर्जन बता रहा हूं। उन्होंने कहा, हमारी पत्नी ने कहा कि भाई मेरे खाते में तो पैसे आ गए, मैं किसान हूं, मेरे खाते में पैसे आ गए, और मैं क्रिश्चियन आदमी हूं, भाजपा को वोट कभी नहीं दिया है मैंने, लेकिन इस बार भाजपा का मेरे घर से वोट पक्का हो गया। ये मेरा कहने का मतलब नहीं, कारण है। धर्मेंद्र मलिक, अश्विनी शाही कह रहे हैं कि किसानों को पैसे मिले हैं और वो बता रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसानों को पैसे नहीं मिले, आप तो किसान संगठन के नेता हैं, ये डेटा कहां से लेके आए आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टरेट में एग्रीकल्चर के सोने जी की पहुंच नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि हम किसी सरकार के विरोधी या पक्षधर नहीं है, कोई भी सरकार हो, हमारा जो काम है हमको करना है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग उत्कर्ष जी काम नहीं करता। बहुत सारे ऐसी क्वारी हैं लोगों की कि 4-4 महीने चक्कर काटने के बाद 20-20 बार आधार एडिट कराने के लिए जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी के पास गए, तहसील के पास गए। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि तहसील और कृषि विभाग का लिंक नहीं है उत्तर प्रदेश में, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। जब किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई, उस समय उत्कर्ष जी कहा गया कि किसी का आधार हो ना हो, आपके पास किसान का डाटा होना चाहिए, सबके पैसे डाल दो। उसके बाद फिर जो है बंगाल का चुनाव आ गया, दूसरी किस्त नहीं, उस समय आधार नहीं था अश्विनी जी, आधार अनिवार्य नहीं था। धर्मेंद्र जी, नहीं, एक लाइन मुझे बोल लेने दीजिए। उस समय क्या हुआ, यही देखिए, एक परसेप्शन की बात है। लोगों के खातों में पैसे गए, मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूं, आधार नहीं था, लोगों के खाते में पैसे गए, लेकिन हुआ क्या, जिसकी खतौनी असली थी, उन लोगों ने फर्जी खतौनियां लगाकर कई लोगों ने पैसे लिए, जो पैसे वापस हुए, और जिसको विरोधियों ने एक मुद्दा बनाया कि सरकार ने पैसे दिए और वापस ले लिए। ये भी हुआ था, इसको भी जनता को बताने का काम कीजिए। नहीं, वो एक दर्शक अविनाश भदौरिया ये लिख रहे हैं कि धर्मेंद्र मलिक जी, किसान निधि में बड़ा घोटाला चल रहा है, फंडिंग में जानबूझकर गलती की जाती है, फिर सुधार के लिए जनता दर दर भटकती है। आप जो बात कह रहे थे कि सरकार ने घोषणा की, हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की, और तहसील के चीजें नहीं हो पाई। शाही जी कह रहे हैं कि साहब ये बातें पुरानी थी और अब चीजें बदल गई।
लेकिन ये जो लोग हैं जो स्क्रीन पे जिनके मैं कमेंट्स आपको दिखा रहा हूं, ये ना सरकार है, ना किसान नेता है और ना ही पत्रकार है, ये आम आदमी है, ये उसकी बात है। तो शाही जी, एक जो बात हम लोग मानते थे और फिर सवाल घूम फिर के आता है आपके ऊपर कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत सरकार है, बहुत ही मजबूत सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे संख्या के हिसाब से देख लीजिए या माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी मेहनत के हिसाब से देख लीजिए, हम उनको भी एक सम्मानित तरीके से देख रहे हैं। लेकिन जो घोषणाएं हो रही हैं और जो जमीन पर अधिकारियों के पास से जो हरकतें हो रही हैं, इन दोनों के भीतर बहुत ही बड़ा अंतर है। हमारे मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं और अधिकारी या तो सुन नहीं रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें, हर जिले देहात से खबरें आ रही हैं। तो आखिर ये गवर्नेंस का मॉडल कौन सा है भाई, इसके ऊपर बात करेंगे। धर्मेंद्र मलिक कुछ कह रहे थे। जी, मैं उत्कर्ष जी ये कहना चाह रहा था कि घोषणा और डिलीवरी दोनों में बहुत बड़ा गैप है। डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। उत्तर प्रदेश में जो अश्वनी जी बात कह रहे थे कि जो लोगों के पैसे वापस हुए, ठीक है, उस समय गलती ये हुई कि जो इनकम टैक्स पे ही थे, जो नौकरियां कर रहे थे या जो उसके मतलब उसके लिए कैपेबल नहीं थे, उन लोगों ने कुछ ने पैसा उठा लिया, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि एक आदमी का 4 महीने से आधार ठीक नहीं हो पा रहा, एक आदमी का बैंक अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, उसको इस बात पर रिजेक्ट कर दिया कि आपका पहला नाम जो है किसी दूसरे का आ रहा। उस गलती को सुधार के लिए 5-5 बार जिला कृषि अधिकारी को लखनऊ से सूची वापस होती है। जो सूची लखनऊ जाती है फीड होने के बाद, उस पे और दिल्ली के बीच में इतना लंबा सफर है कि 2-2-3 महीने से लोग पड़े हुए हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर जिले में 30 से 40 हजार किसान रिजेक्ट कर दिए गए। जो किसान रिजेक्ट कर दिए गए, उनके ऊपर जो है उस जिला कृषि अधिकारी को रिपोर्ट लगानी थी, वो उस एप्लीकेशन को लेने से ही डरता है कि उसको डायरेक्टरेट भेजनी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या ये भी आ गई कि जो गलती से अपात्र हो गए उनको पात्र करने के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और उसके बाद जो लखनऊ और दिल्ली के बीच का मामला है, वो एक बहुत बड़ा हुआ है। हमारा ये कहना है कि सारी जिले में जो उत्तर प्रदेश में एडिशनल डायरेक्टर काम करता है, अगर वो सारी शक्तियां डीडी लेवल पे ही दे दी जाए, कृषि उपनिदेशक को पावर दे दी जाए कि सब कुछ वही ठीक से कर सकता है, तो इसमें बुराई क्या है? तय तो दिल्ली को करना है। और आधार और अकाउंट, ये दोनों ऐसी चीज हैं कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको फीडिंग करना है। हर आपके न्याय पंचायत स्तर पर एक TG2 का कर्मचारी है, लेकिन वो न्याय पंचायत में पहुंच ही नहीं रहा। उसके पास 5 गांव हैं। 1 महीने में वो चाहे तो 15 दिन में पूरा डाटा दुरुस्त करके दे सकता है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। ये मैं अभी VC में कहा था, APC साहब की VC थी, प्रमुख सचिव ने उसको स्वीकार किया और जो मैप पे पूरे कृषि विभाग के साथ जो है प्रमुख सचिव कृषि ने डिबेट करके लताड़ लगाई। लेकिन हालत ये है कि ये सब लोग सुधरने को तैयार नहीं है। खैर, हम डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे तो उसमें धर्मेंद्र, एक प्रश्न आया है सर्वेश कुमार यादव का, वो सीधे अश्विनी शाही से मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि 500 रुपए प्रति महीने की दर से किसान का खर्चा नहीं करता अश्विनी शाही जी। तो ये सीधे सीधे जो है सरकार की जो किसान सम्मान निधि है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि एक तो दिक्कतें हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और ये भी प्रश्न आ रहा है कि सरकार क्या ऐसी स्थिति में जब पूरे देश के सामने आमदनी का संकट खड़ा हुआ है, ऐसे में सरकार क्या कंपनियों पे लगाम नहीं लगाना चाहिए? और खासतौर से डीजल की बात करें हम, कि जिससे आम आदमी सीधे तरीके से जुड़ा है। पेट्रोल तो उसके लिए है जो जो अपनी गाड़ी पे चल रहा है, लेकिन डीजल तो ऐसा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके साथ है। तो शाही जी, जेस्चर तो बहुत अच्छा सरकार ने दिखाया कि किसानों को सम्मान निधि दिया, किसानों के खाते में पैसा दिया, चलिए उसमें जो झोल झाल है वो प्रशासनिक स्थिति मान लेते हैं उसको। लेकिन ये जब डीजल बढ़ेगा तो किसानों के सामने दाम बढ़ाने की जो दिक्कत आएगी, एक तो पहले से दाम का सवाल है, उनको दाम मिल नहीं रहे। दूसरा ये है कि बावजूद इसके अब उनका ट्रांसपोर्टेशन, अब उनका जुताई, बहुत सारी चीजें, तो ऐसे में क्या सरकार को खुद इनिशिएटिव लेके ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए कि कम से कम डीजल के दामों को तो नियंत्रित कर पाए? उत्कर्ष जी, बढ़िया सवाल है और अब इसको मैं 2 पार्ट में करके ले चलता हूं।
पहले पार्ट में आपके पहले सवाल और धर्मेंद्र जी के सवाल को क्लब करता हूं कि सरकार बढ़िया चल रही है, अधिकारी काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूं, ये बताना चाहता हूं, उत्कर्ष जी भी जानते हैं इस चीज को कि योगी सरकार थोड़ा दूसरे किस्म की है। जो आप जैसे जागरूक भाई लोग जो हमारे इस चीजों को संज्ञान में ला रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, ये तुरंत और त्वरित तरीके से हो रही है, जिसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। तो धीरे धीरे, अभी 3 साल की सरकार है, मानसिकता लोगों की 15-20 सालों से खराब हो चुकी है। 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो आज हर तरफ मजबूती से काम कर रही है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं भी कोई कमी आ रही है किसी भी स्तर के अधिकारी पर। नोएडा के डीएम ने उत्कर्ष जी समझ आने की भारी कमी है सरकारी महकमे और गवर्नमेंट में। और चौधरी सचिन का एक सवाल है, उसको भी सुन लीजिए, फिर आप बताइएगा कि अश्विनी साई जी से पूछिए कि क्या उनके यहाँ खेती होती है, अगर होती है तो किसानों की हालत को वो जानते हैं क्या, या सभी उद्योगपति बैठे हैं बीजेपी में। तो इसके पहले हिस्से का सवाल तो जवाब तो मैं ही दे देता हूं कि अश्विनी शाही खुद खेतिहर करके हैं, लेकिन पार्टी की जब बात आ रही है तो वो जवाब तो शाही जी खुद ही देंगे। मैं दे रहा हूं, मैं उसी जवाब पर आ रहा हूं। और रश्मि जी को बताइए, कांग्रेस, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो ये सरकार का सामंजस्य की बात है, मैं उसी पर बात कर रहा हूं कि मानसिकता पिछली है, पीछे की मानसिकता से लोग चलते आ रहे हैं और आज अभी अब धीरे धीरे वो चीजें दूर हो रही है। मैं उदाहरण देना चाह रहा था नोएडा के डीएम का, आपको भी पता होगा और आप धर्मेंद्र भाई आपको भी पता होगा कि नोएडा के डीएम ने थोड़ी सी असमर्थता जाहिर की और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 24 घंटे के अंदर उनका तबादला किया वहां से और नए और ऊर्जावान डीएम को वहां ले जाकर नोएडा में कोरोना की रफ्तार को थामा। ये सरकार की बात है। अब आते हैं हम डीजल पेट्रोल पर। उत्कर्ष भाई, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, बिना इंटरप्ट के मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ। हाँ, एकदम। मैं देखिए, पहले जो है डीजल और सबको डीजल की कीमतें सरकार तय करती थी। 2010 की बात है, जब पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का जो है अपना कंट्रोल हटा था। 2010 से शुरू हुआ ये। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो डीजल पर से उसने कंट्रोल हटाने का काम किया। क्यों? ये सरकारें ये चाहती थी कि कमोबेश डीजल और पेट्रोल का दाम बराबर कर दिया जाए, ये सरकारें चाहती थी। उसमें पिछली सरकारों में सब्सिडी का इतना बोझ होता था। डीजल क्यों सस्ता होता था? डीजल इसलिए सस्ता होता था कि सब्सिडी का बोझ होता था, वो किसानों के लिए होता था, खेती के लिए होता था, सबके लिए होता था। तो ये धीरे धीरे चीजें हटी। लेकिन उसमें क्या हुआ, 2000 मैं आपको कहूंगा 6 मई 2004 को 33 रुपए 71 पैसे डीजल का दाम हुआ करता था, तब कांग्रेस की सरकार। और फिर 16 मई को, फिर 2009 को 40 रुपया 62 पैसा दाम हो गया। 5 सालों में उनका दाम बढ़ा। धर्मेंद्र जी, इस आंकड़े को ये झुठलाने वाले नहीं है, बहुत सही आंकड़े में दे रहा हूं आपको। कांग्रेस सरकार में 20% की बढ़ोतरी हुई इस 5 सालों की सरकार में। उसके बाद आप आ जाइए 2009 से और 2014 तक फिर कांग्रेस की सरकार रहती है दोबारा, यूपीए 2। इसमें जो 2000 जो 40 रुपया 62 पैसे पर जो है 2009 में आई थी, उस समय 16 मई 2014 को 56 रुपए 71 पैसे डीजल का दाम हो गया था। 56 रुपए 71 पैसे। इसमें कांग्रेस की सरकार, यूपीए 2 की सरकार ने 39% की बढ़ोतरी की है 5 सालों में। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये आंकड़े आप नोट कर लीजिए। और 56 रुपया 71 पैसे पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार आई 2014 से, और आज है जो है डीजल का दाम 79 रुपया 88 पैसा अधिकतम है। उत्कर्ष जी, अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए, या 80 रुपया आप मान लेते हैं? एक मिनट, एक सवाल नहीं उत्कर्ष जी, एक लाइन है बस, एक लाइन। सिर्फ और सिर्फ इस 6 सालों में 11% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 39% की 5 सालों में यूपीए 2 की सरकार ने किया। वो एनडीए की सरकार ने मात्र 11% की बढ़ोतरी की है। उत्कर्ष जी, मैं ये बताना चाह रहा था। सही बात, बिल्कुल आंकड़े आपके एकदम दुरुस्त हैं। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि यूपीए सरकार तो गई ही थी इसी वजह से कि वो लोगों का ध्यान नहीं रख रही थी, जनता उससे नाराज थी।
अब जो 7 साल हो गए, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि 1 साल 2 साल की बात है, अभी अभी हम आए हैं और अभी हमको वक्त चाहिए। 7 साल, एक पूरा कार्यकाल और दूसरे का ज्यादा। आप ये आंकड़े तो ठीक है कि उन्होंने साहब 49% बढ़ाया, हमने 11% बढ़ाया। अरे साहब, जनता तो ये मान के चल रही थी कि वो 49% बढ़ाएंगे, आप उसमें से 11% कम कर देंगे, और तब जबकि उनके समय में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो रही हो, आपके समय में और फिलहाल जब हम बैठ के ये बहस कर रहे हैं, उस वक्त तो तेल की कीमतें एकदम लगातार डिप की हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में अब शाही जी, बहुत विनम्रता से एक चीज मैं, जानकारियां आप बहुत अच्छी दी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को 7 साल पहले की बात करना बंद कर देना चाहिए, और अब हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, क्या बेहतर कर सकते हैं। धर्मेंद्र मलिक कुछ कहना चाह रहे थे, उंगली दिखाई थी आपने, बताइए। उत्कर्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा अश्वनी जी को कि देखिए, सरकार जो है यूपीए की नाकारा थी, निकम्मी थी, और जनता को पसंद नहीं थी, उसको किक मार के बाहर निकाल दिया, सत्ता की कुर्सी से नीचे ला दिया। लेकिन इस उम्मीद के साथ नहीं कि सरकार ये भी उसी प्रोसेस पे काम करेगी कि उदारीकरण के फैसले होंगे तो लेती चली जाएगी, उससे भी आगे बढ़ जाएगी, डीजल पेट्रोल की बात होगी तो उससे भी आगे बढ़ जाएगी। आपको मैं बस 2 बात याद दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि 35 रुपए से भी कम पेट्रोल होगा 2014 में, और रामदेव की तमाम रिकॉर्डिंग आपको गूगल पे मिल जाएगी। उन्होंने दावा किया था कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, और अगर एनडीए की सरकार आती है तो 35 रुपए से भी कम हम डीजल पेट्रोल के दाम कराएंगे। बस अश्वनी जी ने अपनी बात बताई, 2 मिनट आप मुझे भी दीजिए, मैं भी बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा। 3.5 मिनट और बचे हैं जी। हाँ, देखिए, सबसे महंगा क्रूड ऑयल 1 जनवरी 2020 को था। उस समय जो है 27 डॉलर रेट था बैरल का, और 76.17 मतलब 76.17 डॉलर का रेट था जब सबसे कम स्तर पर था। 27 डॉलर का था बैरल और 76 रुपए डॉलर का रेट था। तो हमने जो वो खरीदा सबसे कम इसी दौरान, वो 13 रुपए में खरीदा, और सबसे महंगा हमने 1 जनवरी 2020 को खरीदा जब रेट था 67 डॉलर बैरल, और 71 रुपए का उस समय डॉलर का रेट था। तो आप बराबर बराबर ये समझिए कि उस समय जो है हम 28-29 रुपए उस समय भी खर्च कर रहे थे, जो सबसे महंगा था कच्चे तेल। आज जो है जब सबसे सस्ता हुआ तो हमने 13 रुपए खर्च किए। लेकिन आप एक मोटी सी बात समझिए कि 2014 नवंबर में ड्यूटी थी 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, और 3 रुपए 40 पैसे थी यूपीए द्वारा फिक्स की गई थी, 3 रुपए 40 पैसे। ये जो अश्वनी जी ने भी माना कि 2010 में नियंत्रण खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन उसमें ड्यूटी जो है सरकार के हाथ में तय करना था। 2017 में 15 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एक न्यूज आई कि पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ा के 9 रुपए 20 पैसे से 21 रुपए 48 पैसे कर दी गई। 3 रुपए 40 पैसे से डीजल से ड्यूटी बढ़ा के 17 रुपए 33 कर दी गई। ये वो दिन था जब इस तरह के संकेत मिल गए थे कि अब जो है डीजल एक न एक दिन पेट्रोल को क्रॉस कर जाएगा। और अब लेटेस्ट बात यह है कि 5 मई को पेट्रोल की जो ड्यूटी थी वो बढ़ा के कर दी गई 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर, और डीजल पे कर दी गई 31.83 रुपए। क्या मैं ये कहूं कि पेट्रोल की कारें देश में नहीं बिक रही थी, या ऑटो इंडस्ट्री का दबाव था कि सरकार हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारी मदद कीजिए? क्या डीजल को पेट्रोल के बराबर इसलिए लाया गया कि उस ऑटो सेक्टर की मदद करनी है? ड्यूटी लगाना सरकार का काम है उत्कर्ष जी, कंपनी का काम नहीं है। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। 5-10 रुपए आप देश के स्वर्णिम विकास के लिए ले सकते हो, लेकिन आप इतनी मोटी ड्यूटी 32 रुपए लीटर की आप ड्यूटी लगाएंगे साहब, तो इसके बाद तो और सारे सेक्टर हैं, कितना पैसा आपके पास होगा? और अगर आप ड्यूटी के रेट चेक करिए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करिए, लेकिन सरकार को 32 रुपए लीटर की ड्यूटी कहीं भी जायज नहीं है। क्या इस देश के लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था होगी है कि जहां पे सरकार जो है जनता की जेब से पैसे निकालकर व्यापारी लोगों को हितों को साधने का काम कर रही है? या मैं ये कहूं कि देश में ड्यूटी बढ़ाने की शुरुआत इसलिए की गई कि जो कॉरपोरेट फ्रेंड थे
अंबानी साहब उनके पेट्रोल पंप चालू करने थे, वो बंद पड़े थे, उनको महंगा पड़ता था, कंपनियों को सस्ता मिलता था, ड्यूटी इसलिए बढ़ाई गई कि दोनों के रेट बैलेंस कर लिए गए। शाही जी और पहली बार, नहीं उत्कर्ष जी, पहली बार देश में, पहली बार नहीं उत्कर्ष जी, देश में पहली बार रेलवे का टेंडर किसी प्राइवेट कंपनी रिलायंस को गया है। हमारी आईओसी, एचपीसी सब बाहर हो गई बिड से। ये देश के दुर्भाग्य का सवाल है। मैं उत्कर्ष सवालों का जवाब दे देता हूँ, मैं तादाद में दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे सामने। एकदम बहुत अच्छा है आपका चैनल दिनों दिन प्रगति कर रहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं उत्कर्ष जी। लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक बात तो मैं धर्मेंद्र जी को बताना चाहूंगा कि देखिए, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाने और बराबर करने की बात नहीं थी। इंडियन ऑयल जो भारत सरकार की ही एक कंपनी है, उसके हिसाब से डीजल का और पेट्रोल का बेस प्राइस लगभग बराबर है। डीजल पेट्रोल का बेस प्राइस है 22 रुपए 11 पैसे और डीजल का है 22 रुपए 93 पैसे, ये लगभग बराबर है। अब खेल सारा होता है, टैक्स का खेल होता है सारा। इसमें देखिए, इसमें केंद्र सरकार को जो आपने जो भी कहा मैं मानता हूं, लेकिन अगर ये सामान्य परिस्थितियां होती, कोरोना काल नहीं होता, 130 करोड़ परिवारों के साथ उनके हितों को सरकार न देख रही होती, तो मैं मान लेता कि हो सकता है मैं भी कहता कि सरकार को कम करना चाहिए। लेकिन अभी भी ये कहूंगा कि कई प्रदेश सरकारें ऐसी हैं जहां पर अगर वो अपना वैट कम कर ले तो डीजल पेट्रोल का दाम 10-5 रुपए कम हो सकता है। मैं प्रदेश सरकारों की बात कर रहा हूं। जैसे कि अभी देखिए दिल्ली में भी बड़ा कोविड साल में उत्तर प्रदेश नहीं जाता, मैं आ रहा हूं एक मिनट। 17 रुपया 48 पैसे 17 रुपया 48 पैसे टैक्स जो है उत्तर प्रदेश सरकार का है। दिल्ली सरकार का 30% है टैक्स। 30 मतलब 17 रुपया नहीं 17% है, ये परसेंट में मैं बता रहा हूं। 30% दिल्ली का है, बिहार का 15% है, 15 पॉइंट कुछ है, तेलंगाना का 27% है। ये मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बढ़िया जगह खड़ी है। बिल्कुल बात है, आपकी बात बिल्कुल जायज है। मैं सिर्फ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या जो अभी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि ठीक है साहब, रेट सब बेस आपने बता दिया कि इंडियन ऑयल ने सब फिक्स कर दिया बराबर, ड्यूटी की बात है और ऐसी चीज के ऊपर ड्यूटी की बात है जो आम आदमी की जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पे 1-1, 2-2, 5-5 पैसे करके जो फर्क पड़ेगा वो बड़ा फर्क पड़ेगा। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल आखिर में मैं 2-3 कमेंट्स जो आए हैं उनके आप दोनों लोगों के लिए हैं, जरा वो मैं डिस्प्ले करके पढ़ दूं। अंकित चौधरी कह रहे हैं कि यह सरकार चाहती है कि किसानों को कारपोरेट के हाथ में दिया जाए जिससे कि वो बर्बाद हो जाए और कारपोरेट घराने किसानों को अपनी उंगलियों पे नचाएं। डीजल ट्रैक्टर चलाने के लिए एक मुख्य ईंधन है, नहर से जनरेटर के जरिए पानी निकालने का साधन है, कई जगह जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां पर ट्यूबवेल चलाने के लिए है। और फिर सचिन ये पूछ रहे हैं, वो एक किसान नेता वो भी बता रहे हैं, संभल के हैं, और वो कह रहे हैं धर्मेंद्र मलिक जी आपकी भारतीय किसान यूनियन आंदोलन क्यों नहीं कर रही है। तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, इनका एक दूसरा सवाल है अश्विनी शाही से कि अश्विनी जी से पूछिए कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया जो आपको पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ानी पड़ गई। आपके वो पुराने वाले बयान को ये याद कर रहे हैं कि, तो ये मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इन सारे सवालों का जवाब लें, लेकिन ये जनता की भावनाएं हैं जो उन्होंने इस पूरी डिबेट को देखते हुए आप लोगों से पूछा है। तो निश्चित तौर पर जो वर्तमान स्थिति है, चाहे आप उसको कोरोना संकट कह लीजिए, तो भाई सरकार के जेब में अगर पैसा नहीं है तो सरकार के पास तो ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा है, आरबीआई के साथ उसके पास लिक्विडिटी का पैसा है, लेकिन आम आदमी, आम किसान, आम उपभोक्ता वो कहां से जाएगा। तो क्या ये जायज है कि उसके ऊपर सरकार अपना बोझ कम करने के लिए इधर का बोझ बढ़ा दे। और देखिए कितना भी एग्रीमेंट हो कि साफ पेट्रोल कंपनियां तय करेंगी, डीजल कंपनियां तय करेंगी दाम, उसमें सरकार कोई दखल नहीं, लेकिन सरकार के पास एक स्पेशल पावर हमेशा रही है जो वो उसको किसी भी जनहित के मुद्दे के ऊपर, किसी भी लोकहित के मुद्दे के ऊपर वो किसी कानून में कभी भी संशोधन करने के लिए उसके पास पावर है। तो जब हम नोटबंदी का फैसला एक झटके में कर लेते हैं, जब हम जीएसटी एक दिन में ला लेते हैं, डीजल के ऊपर क्या पेट्रोल के दामों, क्या पेट्रोल
हम कभी भी इस तरह का फैसला क्यों नहीं लेते हैं। भूल जाइए कि पुरानी सरकारों ने क्या काम किया। पिछले 7 साल से देश में और पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसके पास काफी वक्त गुजर चुका है। तो अब जनता के इस सवाल के साथ मैं ये कार्यक्रम खत्म करूंगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के नारे को एक बार फिर मोदी सरकार याद करे और जनता से किया हुआ अपना वादा पूरा करे, जिससे कि किसान और आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो सके, उसके ऊपर बोझ कम हो सके। जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक लाइव से। हर रोज शाम 5 बजे हम मिलेंगे इसी तरह से जनहित के एक मुद्दे पर। यूट्यूब पे हमारे चैनल जुबली पोस्ट पर आप आइए और हमारे वेब पोर्टल पर विश्वसनीय खबरों और विश्लेषणों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.jubileepost.in। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।